दुनिया भर में जितने भी प्राचीन समाज रहे हैं उन सभी में किसी न किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर रहा है। एक वर्ग वो होता था जो शोषण करता था और दूसरा वर्ग वो होता था जो शोषण सहता था। एक्सप्लॉयटर्स यानी शोषक वर्ग ने समाज को हमेशा कभी आर्थिक आधार पर, कभी नस्लीय आधार पर या कभी क्षेत्रीय आधार पर विभाजित रखा और जो कमज़ोर वर्ग था उस पर शोषण किया। और भारतीय समाज में जो सोशल डिवीज़न था वो हुआ था जाति के आधार पर, जातियाँ जो कि जन्म से तय की जाती थी। लेकिन भारतीय समाज में जातियाँ आखिरकार बनी कैसे? क्यों जिस संस्कृति पर हमें इतना नाज है उस संस्कृति पर जातिवाद जैसा दाग है? जितना अंग्रेज़ी हुकूमत ने हम पर जुल्म नहीं किया उससे कहीं ज़्यादा हमने अपने ही लोगों पर क्यों जुल्म किया? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर भारत में जातियाँ कैसे बनी, यानी जातियों का इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया में। आज से तकरीबन 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कही जाती है, वो प्राकृतिक कारणों की वजह से लुप्त हो गई। इसके बाद भारत की भूमि पर आगमन हुआ मिडिल एशिया से आए आर्यों का, जिन्होंने पहली बार इस भूमि पर वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। और इस सभ्यता को आज हम सनातन धर्म भी कहते हैं और भारत की मूल्य सभ्यता भी मानते हैं। और फिर इसी वैदिक सभ्यता में विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य लिखे गए जो कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भी हैं, यानी ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और सामवेदा। असल में देखिए, जातियाँ बहुत बाद में आई हैं। जातियों से जो बहुत पहले आया है वो है वर्णा सिस्टम। तो जातियाँ समझने के लिए पहले वर्णा सिस्टम क्या है ये समझना ज़रूरी है। और वर्णा सिस्टम में ये वर्णा क्या है आइए जानते हैं। तो 1500 से 1000 BCE में ऋग्वैदिक सोसाइटी में वर्ण की शुरुआत हुई। तब इसका अर्थ रंग या कलर से था। और सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल हुआ था वो आर्य और दासा के बीच में कंपैरिजन के लिए हुआ था। आर्य वो थे जो कि 1800 BCE में सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे और दासा वो जो कि इंडिया के ओरिजिनल हैबिटेंट थे। मगर उत्तर वैदिक काल में आते आते शब्द का मतलब बदल गया और सोशल क्लास को डिवाइड करने के लिए किया जाने लगा और इस शब्द को पेशे से जोड़कर देखा जाने लगा और धीरे धीरे एक पूरी वर्ण व्यवस्था बना दी गई। वर्ण व्यवस्था यानी वर्णा सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो ऋग्वेदा से निकला है, जिसकी 10वीं पुस्तक यानी 10वें मंडल की पुरुषा सूक्त वर्ष में ये कहा गया है कि बाहुराजन्यः कृतः ऊरोतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजाय। यानी ब्रह्मा के आदि रूप से विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है, जिनके मुख से ब्राह्मण निकलते हैं, बाजुओं से निकलते हैं क्षत्रिय यानी राजन्य, जांघों से निकलते हैं वैश्य और पैरों से शूद्र निकलते हैं। अब क्योंकि ब्राह्मण सोसाइटी की टीचर्स हैं और ज्ञान बांटने का काम वो अपने मुख से करते हैं, इसलिए वो मुख से निकले हैं। और अगर हमारी किसी से भी लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले हम जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वो अपने बाजुओं से करते हैं। तो राजन यानी क्षत्रिय बाजुओं से हुए। और सोसाइटी के जो प्रोडक्टिव एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी को बैलेंस करते हैं वो हैं वैश्य, इसलिए वो थाइस से हुए। और शूद्र जो कि ऊपर के तीनों वर्णों के छोटे मोटे काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जिनकी वजह से ये सोसाइटी आगे चल पाती है, जिनकी वजह से ये बाकी के 3 वर्ण अपने काम कर पाते हैं, वो हुए हैं पैरों से। क्योंकि उन्हीं की वजह से सोसाइटी जो है आगे चल पाती है और ऊपर के तीनों वर्ण इन शूद्रों पे डिपेंड होते हैं। जो भी पुरुषा सूक्त वर्ष में लिखा है उसकी एक व्याख्या तो ये हो सकती है और सबसे पहले दिमाग में यही व्याख्या आती भी है, मगर सोसाइटी की हकीकत ये नहीं है। सोसाइटी की हकीकत ये है कि जो जितना ऊपर के अंग से हुआ है वो उतना सर्वश्रेष्ठ है और जो जितने नीचे के अंग से हुआ है वो हीन है। अब भला एक ही शरीर में कैसे तुम्हारे पैर हीन हो जाएंगे और तुम्हारे मुख सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा? मगर सोसाइटी में इस वर्ण सिस्टम को इसी पे आधारित कर दिया गया है। क्रिटिक्स का ये मानना है कि वर्णों की गलत व्याख्या की वजह से जाति का उद्भव हुआ और चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, हर एक माइथोलॉजी का लार्जर इम्प्लीकेशन होता है। और क्योंकि चारों वर्णों के ओरिजिन्स अलग अलग थे तो यकीनन ब्राह्मण को सबसे सर्वश्रेष्ठ और शूद्रों को सबसे हीन माना गया।
दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसे ईश्वर निमित्त व्यवस्था बताने की कोशिश की गई है और इसे धर्म से जोड़ा गया है, यानी धर्म के माध्यम से वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने की कोशिश की गई है। और ऐसा हम वेस्टर्न कम्युनिटीज़ में नहीं देखते, वहाँ भी सोशल डिवीज़न है पावर के माध्यम से, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के माध्यम से, लेकिन धर्म के माध्यम से सोशल डिवीज़न को सही नहीं ठहराया जाता है। हालांकि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की जो सीमा थी वो लाखी जा सकती थी। क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकते थे और हुए भी। विश्वामित्र अपने तप से ना केवल क्षत्रिय ब्राह्मण बने बल्कि गोत्र ऋषि भी बन गए। शूद्र भी ब्राह्मण हुए हैं, जैसे खुद व्यास धीर कन्या के पुत्र थे। मगर उत्तर वैदिक काल में आते आते, यानी लेटर वैदिक काल में आते आते, ये जो व्यवस्था थी काफ़ी जटिल हो गई थी और हमें मनुस्मृति जैसी ब्राह्मणवादी पुस्तकों में इसकी जटिलता का अच्छे से पता लगता है। मगर सोसाइटी तो डायनामिक है, समाज कभी ठहरता नहीं है, समाज बदलता रहता है। और चाहे वर्ण व्यवस्था के उल्लंघन को अधर्म बता दिया गया हो, मगर दो वर्णों के बीच में शादियाँ होनी कभी रुकी नहीं। जैसे आजकल के ज़माने में इंटरकास्ट मैरिजेस होती है, वैसे ही वर्ण शंकरा उस वक्त होते थे जब दो अलग अलग वर्णों के बीच में शादी होती थी, उसे वर्ण शंकरा कहते थे। और वर्ण शंकरा दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुलोम होता है, जिसमें जो पुरुष होता है वो उचले वर्ण का होता है और जो महिला होती है वो निचले वर्ण की होती है। दूसरा प्रतिलोम होता है, जिसमें महिला उच्च वर्ण की होती है और जो पुरुष होता है वो निचले वर्ण का होता है। जो लोग वर्ण शंकरा करते थे उनसे जो उत्पन्न संतानें होती थी उन्हें दोषी या दोगला कहा जाता था उस वक्त, और व्यभिचार यानी कि अडल्ट्री से उत्पन्न संतान माना जाता था। वक्त के साथ बहुत से ऐसे लोगों ने शादियां की और बहुत से लोगों को उठाकर वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। अब क्योंकि बहुत से लोग वर्ण व्यवस्था से बाहर हो चुके थे तो उनके लिए भी जगह बनानी ज़रूरी हो गई थी, और उनके लिए ये जगह बनी जाति। जैसे कि अगर शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न संतान को चंडाल माना जाता था और ये बहुत ही निचली जाति होती थी, इन्हें अछूत मानते थे और इनसे जो समाज के अपवित्र कार्य थे जैसे कि शव ढोना, ऐसे कार्य इनसे करवाए जाते थे और इन्हें गांव से बाहर ही रखा जाता था। और ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जातियों की, जैसे कि एक रथकार, वैश्य और शूद्र से उत्पन्न संतान को रथकार कहा जाता था। और हमारी एक उग्र जाति थी जो कि क्षत्रिय और शूद्र से उत्पन्न संतान को कहा जाता था, और इनके जो मुख्य जो काम था वो पशु संबंधित था और इनसे क्रूर आचार वाले कार्य ही करवाए जाते थे ज़्यादातर। वर्ण व्यवस्था वैदिक युग में आई थी और जो थोड़ा बहुत जातियाँ थी वो हमें उत्तर वैदिक काल में दिखने लग गई थी, मगर एक जो प्रॉपर ढांचा, जिस ढांचे में आज हम जातियों को देखते हैं, वो प्रॉपर तरीके से दिखी थी हमें बौद्ध काल में। उसमें जो जिस धंधे का होता था उसे उसी जाति का नाम दे दिया जाता था और कई बार जो जिस क्षेत्र का होता था उस हिसाब से उसकी जाति बन जाती थी। भारत में आज जिस रूप में जातियां पाई जाती हैं वो शताब्दियों की अवधि में विकसित हुई हैं, और आज के समय में जिन भी उपजातियों का अस्तित्व विद्यमान है वो या तो क्षेत्र के आधार पर बनी थी या व्यवसाय के आधार पर, यानी उनके धंधे के आधार पर उनकी जाति तय कर दी गई थी। क्षेत्र के आधार पर जातियाँ जैसे कि ब्राह्मण वर्ण है, लेकिन कान्य कुंज ब्राह्मण, सरयूपरी ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, ये हैं उनके क्षेत्र के आधार पर उनकी जाति है। जैसे कान्यकुंज, जो कन्नौजवासी ब्राह्मण थे उनको कान्यकुंज ब्राह्मण कहा जाता है। सरयूपरी यानी सरयू नदी के जो तट पर बसे हुए ब्राह्मण थे उनको सरयूपरी ब्राह्मण आज कहा जाता है। सारस्वत, जो सरस्वती नदी के किनारे पे बसे हुए थे वो सारस्वत ब्राह्मण कहलाए, और गौड़ देशवासी जो थे वो गौड़ ब्राह्मण कहलाते हैं आज। स्थान बदलने की वजह से इन क्षेत्रवासियों के कपड़ों में, भोजन में, रहन सहन में, रीति रिवाजों में, सब में बदलाव आया और ये अलग अलग जातियों में बट गई। विद्या के आधार पर भी उपजातियों का जन्म हुआ, जैसे कि जो ब्राह्मण अध्यापक थे वो उपाध्याय कहलाए, 2 वेदों के ज्ञाता द्विवेदी कहलाए, 3 वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी और 4 वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी कहलाए। वहीं जो याज्ञिक कर्म जो संपन्न करवाते थे वो अग्निहोत्री कहलाए। व्यवसाय के आधार पर जाति बन गई, जैसे मछुआरे, लोहार, सुनार,
तेली, ये सभी जो है व्यवसाय पे आधारित जातियां बन गई। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वही जाति व्यवस्था है, मगर वर्ण व्यवस्था पूरी की पूरी तरीके से एक्शन पे बेस्ड थी, यानी कर्म आधारित थी। और किसी भी माइथोलॉजी में हमें ये नहीं दिखता है कि वर्ण व्यवस्था वंशानुगत थी, यानी कि बाई बर्थ होती थी वर्ण व्यवस्था। मगर उत्तर वैदिक काल में आते आते जो जाति का थोड़ा बहुत अंकुरण मिला और बौद्ध काल में आते आते जातियाँ विस्तार रूप से हमें दिखने लगी, जिस रूप में हम आज जातियों को देखते हैं। तो जातियों का जो इतिहास है वो 2500 सालों से लंबा है और मैंने इस छोटी सी वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी ऐसे यूज़फुल वीडियोस बनाती रहूँ आपके लिए।